हेलो स्टूडेंट। हम एट्थ क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाम है इसका ध्वनि। ध्वनि मतलब कि साउंड। साउंड के बारे में आप जानते हैं, आपने साउंड सुना है। अब लेकिन साउंड किस प्रकार से वर्क, किस प्रकार से हानिकारक है, क्या लाभ है, क्या होता है, तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे अपने। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अपने विद्यालय में आपको कैसा ज्ञात होता है कि क्लास पीरियड खत्म हो जाते हैं, दरवाजे की घंटी बजती है, या जिनको सुनकर आप तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पदचाप, पैरों की आवाज़ सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बंद बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बांधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? क्लियर है, उसको कोई ना कोई ऐसा आभास होता है कि उसके पास में कोई आया है। और उसका आभास उसको किस प्रकार से होता है? रीजन है उसका ध्वनि। विद्यालय की घंटी जब बजती है तो आपको पता चल जाता है कि आपका पहला पीरियड खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, या आपका लंच हुआ, या आपकी छुट्टी हुई। ये उसके उस ध्वनि से, जब आपकी वो घंटी बजती है, घंटी की आवाज़ आपके कानों पर पहुंचती है, तो आपको पता चल जाता है ना। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी सहायता करती है और हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। देखिए, हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, ये ध्वनि के माध्यम से। अगर ध्वनि ना हो तो मैं बोल नहीं पाऊँगा। क्लियर? तो अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। आपके आसपास कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। अभी जैसे शादी ब्याह का जो माहौल चल रहा है, इसमें कई सारे डीजे साउंड बजते हैं, है ना। डीजे साउंड बजते हैं तो यहाँ पर जो कुछ ध्वनियाँ तो हमको बहुत अच्छी लगती है, कुछ ध्वनियाँ हमको बहुत ही बुरी या हमारे कानों को अप्रिय लगती है। इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों को ध्वनियाँ सुनते हैं। और आपके विद्यालय में सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं बांसुरी की आवाज़, तबला, हारमोनियम आदि की आवाज़ें सुनी हुई है, ध्वनियाँ सुनी हुई है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है, इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो पहला ही क्वेश्चन उठता है कि ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है भाई? कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। क्लियर? जब कोई वस्तु क्या करती है? कंपन करती है। जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे पढ़ते हैं। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो, छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं। देखिए, जब विद्यालय की घंटी जब बज नहीं रही हो तब हम उसको छुएंगे तो वो कंपन उसमें नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो बजना स्टार्ट करती है, जब उसको आघात करते हैं तो उसमें क्या होता है? कंपन होता है। क्या होता है? कंपन होता है। और कंपन के कारण ही क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। और वही वो हमारे कहाँ तक पहुँचती है? कानों तक पहुँचती है। बात क्लियर है? क्रियाकलाप 3.1 ये आप करके देखिएगा, दोनों आपकी बुक से पढ़ लीजिएगा। तो आगे हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तु में ध्वनि उत्पन्न करती है। जिस वस्तु में कंपन होता है, जिस वस्तु में कंपन होता है, उस सभी में क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि हम इन कंपनों का अनुभव नहीं कर पाते। जिस किसी में भी ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होने का कारण और कारण बार बार एक ही, क्या कारण है इसका? कंपन। लेकिन किसी किसी कंडीशन में तो हम कंपन को देख पाते हैं और कहीं पर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कंपन का जो आयाम, एक और वर्ड आया है यहाँ पर, आयाम। क्या आया है? आयाम। इस वर्ड को यहाँ पर आयाम कम अगर होगा, आयाम क्या हो? आयाम अगर कम हो
तो वो कंपन हमको दिखाई नहीं देता, या जिसका अनुभव हम कम कर पाते हैं। बात क्लियर है। आगे इसमें पढ़ते हैं हम, जैसे कि वीणा। वीणा जो आपने सरस्वती माता की तस्वीर देखी होगी, तो वो जो तस्वीर में जो उनके हाथ में वीणा होती है, उसमें तार लगे होते हैं। तनिक डोरी द्वारा या तार द्वारा उसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपायमान भाग होता है। तो तबला में भी तानित झिल्ली होती है। संभवतः आपने मजीरा, मजीरा, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन अथवा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? तो वाद्य यंत्रों में जैसे ढोल, ढोल जो है इसको भी पीट कर बजाया जाता है, और ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। ये भी क्या उत्पन्न करता है? ध्वनि। इसको भी क्या किया जाता है? पीटा जाता है। पीटने पर ही इसमें क्या कंपन उत्पन्न होता है? दोनों तरफ जो इसके झिल्ली लगी होती है उसमें क्या उत्पन्न होता है? कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन के कारण ये क्या करते हैं? साउंड उत्पन्न करते हैं। आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए। देखो, आप वाद्य यंत्र कैसे बना सकते हैं? दो इस प्रकार से यहाँ पर आप लकड़ियाँ लीजिए, लकड़ियों के दोनों सिरों पर एक डोरी बांध दीजिए। यहाँ पर है ना, क्या बांधना आपको? डोरी बांध लेनी है। डोरी बांधने पर अब इस पर जब इसको यूं पकड़कर जब आप इसको खींचोगे, तो ये एक डोरी जो है ये भी एक ध्वनि उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी? ध्वनि। ये मजीरे का चित्र बना हुआ है, यदि आपने नहीं देखा हो तो ये देख लीजिए। आगे इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो मनुष्यों में ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है? मनुष्यों में जब मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ जो मेरे जो कंठ है, जिसको हम लिरिक्स बोलते हैं, ये बोलते हैं लेरेंस, यहाँ पर कंपन होता है। कहाँ पर कंपन होता है? कंठ में क्या उत्पन्न होता है भाई? कंपन। और कंठ में कंपन उत्पन्न होने के कारण, अब कंपन क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि मेरे फेफड़ों से वायु बाहर निकल रही है। जब मैं बोलता हूँ तो फेफड़ों से वायु बाहर निकलती है। तो जब भी कोई व्यक्ति ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसके कंठ में कंपन होता है, और कंपन के कारण ही क्या उत्पन्न होती है भाई? ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ समय तक जोर से बोलिए, पढ़ते हैं इतनी बुक को, या गाना गाइए, जो भी आपको पसंद है, या भोरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्रानुसार अपने हाथ को अपने कंठ, चित्र 3.7, कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मानव में ध्वनि किसके द्वारा? वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कटोरा उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक्य यंत्र कहलाता है। श्वास नाल के ऊपरी सिरे पर होता है वाक्य यंत्र, या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। ये यहाँ पर चित्र 3.8 में मानव में वाक्य यंत्र का जो डायग्राम है वो दिया हुआ है। यहाँ पर होता है वाक्य यंत्र, ठीक है, और ये होती है पतली झिल्ली। यहाँ से वायु बाहर आती है, और वायु के कारण ये इन दोनों पर्दों पर क्या होता है? कंपन होता है, जिसके कारण क्या निकलती है? हम बोल पाते हैं, और हमारी क्या निकलती है भाई? ध्वनि निकलती है। क्लियर है? जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियों तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार, उसकी गुणवत्ता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं तो आइए देखें कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। तो वाक तंतु जो है, वाक तंतु के कार्य को अपन समझे, तो कार्य को समझने के लिए हमको एक्टिविटी 13.6 करनी पड़ेगी। समान साइज की दो रबड़ की दो पट्टियाँ लेनी है। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर कस कर तानी। अब इनके बीच के अंतराल में हवा फूकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो उत्पन्न कौन होता है? ध्वनि। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से भी इस क्रियाकलाप को अपन कर सकते हैं। उंगलियों के बीच में की भांति पकड़िए,
चित्र 13.9 की भांति पकड़ना है के बीच से हवा फूकी और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि किसी की ध्वनि जो है वो ज़्यादा होती है और किसी की कम होती है। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग लगभग 20 mm होती है। कितनी होती है भाई? 20 mm होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई 15 mm होती है एवं बच्चों में वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की ध्वनियाँ कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई जो होती है वो होती है 20 और महिलाओं में होती है 15 और बच्चों में और भी छोटी होती है। इसलिए ना पुरुषों की आवाज़ जो है, साउंड जो है, ध्वनि जो है वो भारी होती है, महिलाओं की और पतली और बच्चों की और भी पतली होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ये भी आपको इस पढ़ लेना है जो आपके बुक में दिया हुआ है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते तो हमें केवल तार की ध्वनि सुनाई नहीं देती, वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम का झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की ही आवाज़ नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि जब भी हम किसी वाद्य यंत्र, सितार वगैरह किसी को बजाते हैं तो केवल और केवल तार ही कंपन नहीं करता, केवल और केवल तार ही कंपन नहीं करता, तार के साथ साथ जो पूरा यंत्र जो है वो कंपन करता है और इन पूरे यंत्र के कंपन के कारण हमको ध्वनि सुनाई देती है और जो हमारे कानों को क्या लगती है? प्रिय लगती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके आगे की जो क्लास होगी उसमें ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।